हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को। और ये है 31 थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, और जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करे हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो बात करेंगे यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट 9 के बारे में। ये है पार्ट 9। इससे पहले के सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो ये क्लास बेस्ड है नीलिट ओ लेवल एंड ट्रिपल सी के सिलेबस पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। यहाँ से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन देखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये जो आज की क्लास है ये है सेकंड लास्ट क्लास ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद सिर्फ एक और क्लास बची है और फिर हमारा सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन स्टार्ट करेंगे HTML, उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग, देन मल्टीमीडिया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये सभी टॉपिक सिर्फ 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने थे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में नितिन गौर ने, और इनके साथ साथ मुझे आंसर दिए हैं रजत कुमार ने। रजत जी ने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। और मुझे नेहा ने भी आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो वेरी गुड। आप इस तरीके से अगर आंसर करेंगे तो आपके टॉपिक और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या था, एन एरे इंडेक्स स्टार्ट विद -1 0 1 या फिर 2। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो एरे का इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि जब भी हम किसी इंटायर एरे को पास करते हैं फंक्शन के अंदर, तो वो एज अ रेफरेंस पास करा जाता है। तो यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, तो एन एंटायर एरे इज ऑलवेज पास्ड बाय कॉल बाय रेफरेंस टू अ कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए 1,5। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था। यहाँ पे आपसे A0 और B0 की वैल्यू पूछी थी। तो यहाँ पर A0 क्या है, 1 है, और B0 क्या है, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस एन एरे वेरिएबल आउटसाइड इट्स साइज। जब हम किसी एरे वेरिएबल को साइज के जो आउटसाइड है उसे एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, कंपाइलर एरर हो जाएगी, 0 वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी, या फिर सम गार्बेज वैल्यू विल बी रिटर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल ठीक है, गार्बेज वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाती है। लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक एरे है इन माई ARR और इसका साइज है 3। अगर मैं यहाँ पर माई ARR 4 को एक्सेस करती हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक्सेस करती हूँ माई ARR 3, तो इन दोनों के लिए ही मुझे गार्बेज वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जो मेरा एरे है माई ARR उसके अंदर क्या है, देखो सिर्फ उसके अंदर 3 ही ब्लॉक्स हैं, 3 ही साइज है उसका। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है और 2 इंडेक्स है। तो यहाँ पर 4 और 3 इंडेक्स पे हम वैल्यूज को नहीं ले सकते। इट मीन्स यहाँ पर गार्बेज वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, एरे ऑफ एरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो एरे ऑफ एरेज को क्या बोलते हैं, मल्टी डेटा एरे नो, मल्टी साइज एरे नो, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसके अंदर हम 2D और 3D एरे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद मल्टी बाइट भी गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में कई बच्चों को डाउट है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे एक एरे है ARY, तो इन टाइप का ये एरे है, और 3 और 2 इसकी क्या है, डायमेंशन है। तो ये 2D एरे है। ठीक है, और यहाँ हमने एरे को इनिशियलाइज भी कर लिया है। अब यहाँ प्रिंटफ क्या करवाना है, देखो यहाँ पे प्रिंटफ करवाना है %d %d। यहाँ पे ARY 00 और ARY 21। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर
क्या वैल्यू आएगी आपको ये प्रिंट करवाना है। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको सिंपली एक टेबल सी बना लेनी है ताकि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आए, ठीक है। आपको अपनी रफ शीट पे एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। तो यहाँ पर 2 तो कॉलम हो गए आपके 1 और 2 और ये आपके हो गई 3 रोज, ठीक है। अब जो इसका इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा 0 से। 0 1 2 ये है रोज का इंडेक्स, ये क्या है रो है। जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा से एक बार देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और अभी भी आ सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर रही हूँ। जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया वो एक बार फिर से समझ लीजिए। और जो ये आपके 2 कॉलम है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका इंडेक्स 0 ये है, इसका इंडेक्स 1 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हमारे पास हो गई रोज, 2 हो गई कॉलम्स। तो अब देखो किस तरीके से हम यहाँ वैल्यूज को डालने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो ये 1 2 है ये हमारी पहली रो है, 3 4 दूसरी रो है और 5 6 आखिरी रो है। तो यहाँ पर 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 और 6 हो गया। इस तरीके से हमने टेबल के अंदर वैल्यूज डाल दी। अब हमसे क्या पूछा है ARY00 और ARY21। तो आप देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार। यहाँ पे 0 और 0 ये रहा, ठीक है। तो ARY 0 0 पे क्या वैल्यू है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर 0 और 0 क्या ये वैल्यू 1 आई है, मतलब यहाँ पे इसका आंसर तो 1 आ गया, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत, क्योंकि यहाँ पर 2 आया हुआ है, ये तो गलत हो गया वैसे ही। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 1, तो 2 और 1 पे क्या वैल्यू है 2 और 1 वैल्यू क्या आ गई 6। तो ARY 2 1 इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या है आपकी 6 स्टोर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ARY 1 1 पे क्या वैल्यू है, तो क्या आंसर आएगा इसका 1 ये रहा और 1 ये रहा, मतलब देखो ये रहा 1 और ये रहा 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 4। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। एरे से ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं यहाँ पर ARY अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 0 तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, तो 2 और 0, 2 और 0 यहाँ पे आंसर आएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है और सिंपली आंसर निकाल लेना है। तो अगर आप टेबल ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप कोई भी इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप बढ़ेंगे आगे और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सी स्ट्रक्चर को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना, एक बारी में ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, arrays allow to define type of variables that can hold several data items of the same kind। अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को रिलेट कर रही हूँ array के साथ। देखो अगर बात करें arrays की, तो array क्या करते हैं, हमें अलाउ करते हैं कि हम सेम टाइप के वेरिएबल्स को एक साथ रख सकें, मतलब सेम टाइप ऑफ आइटम्स को अगर हमें स्टोर करवाना है तो मैं इस्तेमाल करूंगी array का। बट अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो देखो यहाँ पर array और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। सिमिलरली स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड data type available in C that allows to combine data items of different kinds। तो array में क्या था कि आप सभी एक टाइप के आइटम्स को स्टोर कर सकते हो एक साथ, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स को भी एक साथ स्टोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप चाहे तो इंट फ्लोट कैर सबको एक साथ स्टोर करके रख सकते हो। तो एरे भी हमारा यूजर डिफाइंड टाइप है और स्ट्रक्चर भी हमारा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर हो गया। आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। तो स्ट्रक्चर किसी रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करे जाते हैं। सपोज वी वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक्स इन अ लाइब्रेरी। मान लो हमारे पास बुक्स है लाइब्रेरी के अंदर और हमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, देखो वी माइट वांट टू ट्रैक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अबाउट ईच बुक। अगर मैं चाहती हूँ लाइब्रेरी में जो हर एक बुक है उसका एक रिकॉर्ड बन जाए, उनके एट्रीब्यूट्स का एक रिकॉर्ड बन जाए, तो मैं उसके लिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आप देखो हर एक बुक के कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं। हर एक बुक का एक टाइटल तो होगा ही होगा, हर एक बुक को किसने लिखा होगा उसका ऑथर भी होगा, हर एक बुक का एक
सब्जेक्ट होगा और हर एक बुक की एक बुक आईडी होगी। अब देखो यहाँ पर जो टाइटल है वो तो कैरेक्टर्स में होगा, जो ऑथर का नाम है वो भी कैरेक्टर्स के अंदर होगा, जो सब्जेक्ट है वो भी कैरेक्टर्स के अंदर होगा, लेकिन जो बुक की आईडी है वो इंटीजर में होगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 कैरेक्टर आइटम्स रखे हैं और एक रखा है इंटीजर आइटम्स। तो मैं इन सबको इकट्ठे एरेज में स्टोर नहीं कर सकती, लेकिन मैं स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकती हूँ। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। तो देखो यहाँ पर डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसे हम डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर को, कैसे इसे हम यूज कर सकते हैं। टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज द स्ट्रक्ट कीवर्ड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आपको पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तभी हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो पाएगा। द स्ट्रक्ट कीवर्ड डिफाइंस अ न्यू डेटा टाइप विद मोर देन वन मेंबर। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड डिफाइन करता है एक न्यू डेटा के टाइप को विद मोर देन वन मेंबर। अब यहाँ बात करते हैं सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्ट की। तो यहाँ पे हमने लगाया स्ट्रक्ट कीवर्ड, इसके बाद स्ट्रक्चर का नाम आ गया, इसके बाद करली ब्रेसिस के अंदर हम मेंबर्स बनाते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर टाइप लिखा, इसके बाद मेंबर 1 सेमीकोलन, टाइप लिखा मेंबर 2 सेमीकोलन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मोर देन वन मेंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम बंद करेंगे इस करली ब्रेसिस को तो आपको एंड में लगाना है सेमीकोलन, लेकिन इस सेमीकोलन से पहले हम यहाँ पर एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर वेरिएबल बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं इसको डिस्कस करेंगे आगे। देखो अब यहाँ पर क्या है, at the end of the structure definition before the final semicolon। इस final semicolon से पहले हम एक या एक से ज्यादा structure variable भी बना सकते हैं, लेकिन ये optional होता है। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं इसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड के अंदर। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हेयर इज द वे यू वुड डिक्लेयर द बुक स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से हम बुक नाम के स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे ये समझो। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर मुझे किसी बुक के एट्रीब्यूट्स को स्टोर करना है तो मैं स्ट्रक्चर का यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर किस तरीके से हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, देखो यहाँ पे हमने लगाया स्ट्रक्ट कीवर्ड, इसके बाद लिखा नाम, किसका, स्ट्रक्चर का नाम, यहाँ पर नाम क्या है, बुक्स। इसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हमने मेंबर्स बनाए, तो यहाँ पे कैर टाइटल 50 इसका साइज है, मतलब ये क्या है, ये आपका है एक करेक्टर टाइप एरे, करेक्टर एरे है। ठीक है, इसके बाद ऑथर के लिए मैंने करेक्टर का एरे बना दिया, इसके बाद सब्जेक्ट के लिए मैंने करेक्टर का एरे बना दिया, और यहाँ पर बुक आईडी के लिए मैंने इंट का इस्तेमाल किया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर करेक्टर्स भी है, यहाँ पर इंट भी है, तो डिफरेंट टाइप्स को हम स्ट्रक्चर के अंदर रख सकते हैं। यही इसकी क्या होती है, खासियत रहती है। अब यहाँ पे जो फाइनल आपका क्या है, ब्रेसिस है, इसके बाद यहाँ पे फाइनल सेमीकोलन से पहले हम जो लिखते हैं वो होता है स्ट्रक्चर का वेरिएबल, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, इसे हम इंट मेन में भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखो क्रिएट स्ट्रक्ट वेरिएबल्स, किस तरीके से हम वेरिएबल को क्रिएट करेंगे अब ये समझते हैं यहाँ पर। When a struct type is declared, no storage or memory is allocated। अगर आपने कोई भी स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है उस टाइम पर रैम के अंदर कोई भी स्टोरेज या मेमोरी उसे एलोकेट नहीं होती है। तो मेमोरी कब एलोकेट होती है पहले ये समझ लो। टू एलोकेट द मेमोरी ऑफ अ गिवन स्ट्रक्चर टाइप एंड वर्क विद इट वी नीड टू क्रिएट वेरिएबल। जब तक हम वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे उस स्ट्रक्चर के टाइप का, जब तक उसे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं ये बुक नहीं लिखूंगी, तो अगर सिर्फ इतना ही लिखती हूँ, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ, ये अगर मैं नहीं लिखती हूँ, तो उस केस में जब मैंने बुक्स नाम का स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया तो इस स्ट्रक्चर को कोई मेमोरी नहीं मिली। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर इसका वेरिएबल बनाया तब इसे मेमोरी मिल गई। तो देखो यहाँ पर कैसे बनाते हैं वेरिएबल, हेयर्स हाउ वी क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। तो दो तरीके से हम वेरिएबल को बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर एग्जांपल है स्ट्रक्ट पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कोड लिखा, और यहाँ पे इसको बंद करने के बाद फाइनल सेमीकोलन के बाद हमने कुछ नहीं किया, फिर हमने मेन के अंदर क्या किया, नाम लिखा स्ट्रक्ट पर्सन, और इसके बाद इसके साथ हमने वेरिएबल यहाँ पे बना दिए। तो यहाँ पे पर्सन 1, पर्सन 2 और P20 यहाँ पर क्या है, वेरिएबल से अलग अलग। देखो यहाँ पर
अब यहाँ पर ये तरीका देखो, अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रक्ट वेरिएबल्स। तो स्ट्रक्ट वेरिएबल को क्रिएट करने का एक तरीका ये भी होता है जो हमने पीछे देखा था, कि आप जैसे ही डिक्लेयर कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, आप उसी के साथ वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्ट लिखा, पर्सन लिखा, मतलब पर्सन नाम का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसका कोड है, और इसके ब्रेसेस के बाद जब मैं फाइनल सेमीकोलन लगाऊंगी उससे पहले मैं यहाँ पर ब्रेसेस बंद करने के बाद जो लिखूंगी वो होंगे स्ट्रक्चर के वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर person1, person2 और p20। तो यहाँ पर ये बन गए इसके वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे इन बोथ केसेस person1 एंड person2 आर स्ट्रक्ट पर्सन वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हम बात करें person1 और person2 की, तो ये क्या है, स्ट्रक्ट पर्सन के वेरिएबल है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें p की, जो आपका P ये एरे है, इज अ स्ट्रक्ट पर्सन एरे ऑफ साइज 20। ये जो P20 है ये बेसिकली क्या है, ये भी एक वेरिएबल है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, लेकिन यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये इटसेल्फ क्या है, एक एरे है ऑफ साइज 20 का। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने सीखा किस तरीके से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना सकते हैं। तो दो तरीके से आप बना सकते हो, या तो आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दो, उसके बाद मेन के अंदर उस स्ट्रक्चर के नाम के साथ आप वेरिएबल बना दो, या फिर आप जब उसे डिक्लेयर कर रहे हो उसी के साथ आप उस फाइनल सेमीकोलन से पहले वेरिएबल्स बना सकते हो। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे सपोज वी वांट टू एक्सेस द सैलरी ऑफ पर्सन 2, हियर्स हाउ वी कैन डू इट। अब मान लो सैलरी जो है वो आपका एक मेंबर है, सैलरी आपका एक मेंबर है जो हमने इस पर्सन नाम के स्ट्रक्चर में यहाँ पर कोड में लिखा हुआ है। तो अगर मुझे पर्सन 2 की सैलरी को एक्सेस करना है, तो पर्सन 2 की सैलरी को एक्सेस करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी मेंबर ऑपरेटर का। तो यहाँ पर लिखूंगी पर्सन 2, फिर मेंबर ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर सैलरी। तो जिस भी मेंबर को आपको एक्सेस करना है, आपको उसके वेरिएबल के साथ उसे मेंबर ऑपरेटर के साथ यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जिसके अंदर हम समझ जाएंगे किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं और कैसे उसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है सी स्ट्रक्चर का, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड string.h, ये इसकी हेडर फाइल्स हो गई। अब यहाँ पे क्रिएट स्ट्रक्ट विद पर्सन 1 वेरिएबल, तो यहाँ पे हमने पर्सन नाम के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे पर्सन 1 नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। तो इस पर्सन नाम के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 3 मेंबर्स है, 1, 2 और 3। पहला मेंबर है नेम नाम का करेक्टर एरे, इसके बाद यहाँ पे है सिटीजनशिप नंबर, यह है इन टाइप का। इसके बाद यहाँ पे सैलरी है फ्लोट टाइप की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो करेक्टर, इंट और फ्लोट टाइप को आप एक साथ पर्सन नाम के स्ट्रक्चर में रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इंट मेन के अंदर क्या किया हमने, असाइन करी है वैल्यू टू नेम ऑफ पर्सन 1। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है पर्सन 1, इस पर्सन 1 वेरिएबल के अंदर ये तीनों मेंबर्स होंगे, मतलब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल बनेंगे उन हर एक वेरिएबल के अंदर सभी मेंबर होंगे स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, पर्सन 1 जो है आपका वेरिएबल, इसके अंदर भी ये तीनों मेंबर्स होंगे। तो कैसे हम इनको वैल्यू असाइन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है strcpy। ये जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए, जो string.h हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड है। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने किया person1 डॉट नेम। आप जानते हैं डॉट यहाँ पर क्या है, एक मेंबर ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल करके हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे पर्सन 1 के नेम के अंदर वैल्यू डालनी है, तो मैंने लिखा यहाँ पे पर्सन 1, फिर मेंबर ऑपरेटर और यहाँ पर नेम लिखा। तो नेम एक क्या है, मेंबर है जो पर्सन 1 का है, इसमें मुझे वैल्यू असाइन करनी है। और वैल्यू कौन सी असाइन करनी है, वैल्यू यहाँ पर है कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर जॉर्ज ऑरवेल। तो इस strcpy ने क्या किया, इस फंक्शन ने क्या किया, इस वाली स्ट्रिंग को इसमें कॉपी कर दिया। तो ये होता है स्ट्रिंग कॉपी का बेसिक फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर नेम जो है, जो पर्सन 1 का एक मेंबर है, उसके अंदर जॉर्ज ऑरवेल आ गया। अब पर्सन 1 के बाकी मेंबर्स के अंदर हम कैसे वैल्यू असाइन करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, असाइन वैल्यूज टू अदर पर्सन 1 वेरिएबल्स। तो पर्सन 1 डॉट सिटीजनशिप नंबर
1984 पर्सन वन डॉट सैलरी 2500। तो इस तरीके से मैंने मेंबर ऑपरेटर का इस्तेमाल करके सभी मेंबर्स के अंदर वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पर प्रिंट करेंगे स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को। तो प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंटफ का इस्तेमाल किया और यहाँ पे नेम किया, यहाँ पे किया सिटीजनशिप नंबर और यहाँ पे किया सैलरी। अब देखो यहाँ पर हम अगर हम चाहते हैं पर्सन वन के नेम को प्रिंट करना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पर्सन वन डॉट नेम लिखना पड़ेगा और परसेंटेज एस मैंने लगाया क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। पर्सन वन डॉट नेम के अंदर एक स्ट्रिंग है, उसे प्रिंट करने के लिए मैंने परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, अगर मुझे पर्सन वन की सिटीजनशिप नंबर को प्रिंट करना है तो मैंने लिखा पर्सन वन डॉट सी आई टी नंबर और इसके बाद यहाँ परसेंटेज डी इस्तेमाल किया बिकॉज ये इन टाइप का है। इसके बाद यहाँ पर पर्सन वन डॉट सैलरी को प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर परसेंटेज पॉइंट टू एफ का इस्तेमाल किया। पॉइंट टू इज फॉर प्रिसीजन। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, देखो नेम में आ गया जॉर्ज ऑरवेल, सिटीजनशिप नंबर में आ गया 1984 और सैलरी में आ गया 2500.00। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स है उसे वैल्यू असाइन करी और फिर उसे प्रिंट भी कर लिया। तो इस तरीके से हम काम करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक देखो यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर हमें स्ट्रक्चर के साइज को इवेल्युएट करना है तो उसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो हैश इंक्लूड stdio.h स्ट्रक्ट std। तो std नाम का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 मेंबर्स है, रोल, नेम नाम का एरे और मार्क्स। ठीक है, तो ये इन टाइप का, ये क्या टाइप का, ये इन टाइप का। इसके बाद यहाँ हमने इसे बंद कर दिया। अब मेन के अंदर हमने क्या किया, लिखा इंट साइज और यहाँ पे स्ट्रक्ट std और s, मतलब मैंने यहाँ पर std नाम के स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल s यहाँ पर क्रिएट करा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर किया साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ s। तो जो s मेरा वेरिएबल है, इस std नाम के स्ट्रक्चर का उस वेरिएबल का साइज कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। इसके ब्रैकेट में लिख दिया ये वाला वेरिएबल और जो वैल्यू यहाँ पे आएगी ये मैंने साइज नाम के इस वेरिएबल में स्टोर करवानी है और फिर मैंने प्रिंट कर लिया इस साइज की वैल्यू को और फिर प्रिंट एफ के बाद रिटर्न 0 कर दिया एंड देन फंक्शन बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमने काम किया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है यहाँ पर ये समझो। यहाँ पे देखो साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ एस। तो जो एस नाम का वेरिएबल है इस स्ट्रक्चर का, उसका साइज कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके लिए मैंने साइज ऑफ का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग साइज ऑफ स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन देखे आपके प्रीवियस पेपर के अंदर। देखो यहाँ पर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रक्चर के साइज को। साइज ऑफ स्ट्रक्चर एस कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर साइज ऑफ रोल आएगा, प्लस में साइज ऑफ नेम आएगा, प्लस में साइज ऑफ मार्क आएगा। मार्क्स है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो ये आपका एस नाम का वेरिएबल है इसके अंदर ये तीनों मेंबर्स होंगे, रोल भी होगा, नेम भी होगा और मार्क्स भी होगा। तो इस एस के साइज को निकालने के लिए, इस एस के साइज को निकालने के लिए आपको इन तीनों मेंबर्स के साइज को आपस में ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं इस पूरे स्ट्रक्चर का साइज निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या किया हमने, साइज ऑफ कर दिया रोल का, साइज ऑफ नेम एंड साइज ऑफ मार्क्स। तो आप जानते हैं जो रोल है वो है इन टाइप का। तो इन टाइप का कितना होता है साइज, 2 बाइट्स होता है। तो यहाँ पर 2 आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो नेम है ये है करेक्टर एरे जिसका साइज क्या है 10 है। आप जानते हैं जो करेक्टर होता है वो होता है 1 बाइट का, लेकिन यहाँ पर 10 ऐसे वेरिएबल हैं जो क्या है करेक्टर टाइप के हैं। तो यहाँ पर 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10 हो गया। प्लस यहाँ पे जो मार्क्स है वो भी इन टाइप का है तो यहाँ भी 2 बाइट हो गया। तो यहाँ पर 2 बाइट प्लस 10 बाइट प्लस 2 बाइट ऐड करेंगे आ जाएगा 14 बाइट्स। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का साइज कितना आ गया, 14 बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये साइज है ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के साइज के ऊपर, क्योंकि कंप्यूटर का अगर आर्किटेक्चर 32 बिट का होगा तो इसका अलग साइज आएगा, अगर इसका साइज 16 बिट का होगा तो अलग साइज आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे। अगर कंप्यूटर आपका अलग आर्किटेक्चर का है तो आपका आंसर भी अलग आ सकता है। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड हम लेते हैं इंट का साइज 2 बाइट्स और कैर का 1 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट्स। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो आया 14 बाइट्स।
अब यहाँ पे देखो रिमेंबर में क्या है, साइज ऑफ इज ऑपरेटर नॉट फंक्शन। जो साइज ऑफ हमने यहाँ पे यूज किया है ये एक ऑपरेटर है ना कि एक फंक्शन है। साइज ऑफ ऑपरेटर टेक्स एनी वेरिएबल एज पैरामीटर। तो साइज ऑफ के अंदर हम किसी भी वेरिएबल को एज अ पैरामीटर यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका साइज ये कैलकुलेट करके दे देगा। तो जब भी आपको कभी एग्जामिनेशन के अंदर स्ट्रक्चर मिलता है और आपसे बोलता है कि उसका साइज कितना होगा, तो आपको उसमें हर एक मेंबर्स के साइज को ऐड करना होगा, तभी आपका उस स्ट्रक्चर का साइज निकल पाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यूनियन के बारे में। तो यहाँ पे देखो सी में यूनियन किस तरीके से होता है और कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, अ यूनियन इज अ स्पेशल डेटा टाइप अवेलेबल इन सी दैट अलाउज टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन। तो ये भी होता है स्ट्रक्चर की तरह, यहाँ पे भी आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सेम मेमोरी लोकेशन में ही आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर। देखो यहाँ पर वी कैन डिफाइन अ यूनियन विद मेनी मेंबर्स। तो आप यूनियन को डिफाइन कर सकते हो डिफरेंट मेंबर्स के साथ, बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू एट एनी गिवन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टार मार्क कर लो कि हम यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं काफी सारे मेंबर्स के साथ, बट एक टाइम पर सिर्फ एक ही मेंबर के अंदर वैल्यू कंटेन हो सकती है। अब देखो यहाँ पर यूनियंस प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पस। तो यूनियन में क्या होता है, एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है ये हमें कि हम सेम मेमोरी लोकेशन को मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Structures allocate enough space to store all their members, whereas unions can hold only one member value at a time. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रक्चर जो होता है ना वो अपने हर एक मेंबर के लिए इनफ स्पेस एलोकेट करता है मेमोरी के अंदर, लेकिन जो यूनियन है वहां पर क्या होता है, एक बारी में सिर्फ एक ही मेंबर को वैल्यू असाइन होती है, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में सिर्फ एक ही मेंबर रहेगा, बाकी नहीं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, हाउ टू डिफाइन अ यूनियन। किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं यूनियन को। देखो वी यूज द यूनियन कीवर्ड टू डिफाइन द यूनियंस। तो हम यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं यूनियन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, हेयर्स एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनियन और यहाँ पे उसका नाम आएगा, लेट्स सपोज यहाँ पर नाम है कार। इसके बाद यहाँ पे इसके ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, करेक्टर नेम नाम का एक एरे है और यहाँ पे इंट प्राइस है। तो इसके मेंबर्स हो गए। द अबव कोड डिफाइंस अ डिराइव्ड टाइप यूनियन कार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक यूजर डिफाइंड बोलो या फिर से बोलते हैं डिराइव्ड टाइप का एक यूनियन टाइप का एक कार है। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, क्रिएट यूनियन वेरिएबल्स। किस तरीके से हम यूनियन के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। तो देखो समझते हैं यहाँ पर, व्हेन अ यूनियन इज डिफाइंड इट क्रिएट्स अ यूजर डिफाइंड टाइप। जैसे ही हम डिफाइन करते हैं यूनियन को तो हम एक यूजर डिफाइंड टाइप को क्रिएट कर देते हैं। हाउएवर नो मेमोरी इज एलोकेटेड, लेकिन कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। तो मेमोरी एलोकेट कब होती है, to allocate memory for a given union type and work with it we need to create variables। ठीक है, तो सेम एज स्ट्रक्चर, अगर आपको मेमोरी एलोकेट करवानी है किसी पर्टिकुलर यूनियन टाइप को तो उसके लिए आपको उसके वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर देखो हेयर्स हाउ वी क्रिएट यूनियन वेरिएबल। तो यहाँ पे भी दो तरीके होते हैं यूनियन के वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए। कैसे, यूनियन लिखा कार, ये उसका नाम हो गया। इसके बाद इसका कोड है, यहाँ पे दो मेंबर्स है नेम और प्राइस। इसके बाद यहाँ पे बंद किया हमने यूनियन को, आपको यहाँ पे भी एंड में सेमीकोलन लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर इंट मेन के अंदर हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनियन और कार और इसके बाद इनके वेरिएबल्स, तो कार वन, कार टू और यहाँ पर है स्टार कार थ्री। तो ये बेसिकली क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर्स हम पढ़ेंगे लास्ट क्लास के अंदर, जो इसका लास्ट पार्ट होगा ना उसके अंदर डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स को। इसके बाद यहाँ पे कर दिया रिटर्न जीरो। तो यहाँ पर जो ये कार है जो एक यूनियन टाइप है, इसके तीन वेरिएबल्स बन गए, कार वन, कार टू और कार थ्री, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और तरीका जिससे हम यूनियन के वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे, यूनियन लिखा, उसका नाम लिखा, अब यहाँ पे कैर नेम एक मेंबर है,
इंट प्राइस एक मेंबर है। तो यहाँ पे जब हमने डिफाइन किया उसी के साथ हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? यहीं पर कार1, कार2 और स्टार कार3। तो इन बोथ द केसेस union variables car1, car2 and a union pointer car3 of union car type are created। तो यहाँ पे car1, car2 आपके यूनियन वेरिएबल्स है और जो car3 है ये यूनियन का एक पॉइंटर है, ठीक है, ऑफ यूनियन कार टाइप। तो इस तरीके से हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ यूनियन। किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं यूनियन के मेंबर्स को। तो यहाँ बिल्कुल सेम है, देखो, वी यूज द डॉट ऑपरेटर, जैसे हम बोलते हैं मेंबर ऑपरेटर, टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द यूनियन। और अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो आपको इस वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो इन द अबव एग्जांपल टू एक्सेस द प्राइस ऑफ कार1 डॉट प्राइस इज यूज्ड। अगर आपको यहाँ पर कार1 का प्राइस एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार1 डॉट प्राइस, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मुझे कार3 के लिए प्राइस को करना है एक्सेस तो यहाँ मैं लिखूंगी कार3 और यहाँ पे इस वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे प्राइस, क्योंकि कार3 क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है टू एक्सेस द प्राइस फॉर कार1 डॉट प्राइस इज यूज्ड। और अगर आपको एक्सेस करना है प्राइस कार3 के लिए तो या तो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि स्टार कार3 डॉट प्राइस, या फिर आप कार3 ऐसे भी कर सकते हो, कार3 और इस तरीके से प्राइस। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो स्टार कार3 डॉट प्राइस, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। दो तरीके होते हैं इसके, ठीक है। इसे ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कैसे हम यूनियन के मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h यूनियन जॉब। तो यहाँ पे जॉब नाम का एक यूनियन है जिसके अंदर मेंबर्स है सैलरी और वर्कर नंबर। सैलरी फ्लोट टाइप की है और वर्कर नंबर इन टाइप का है। अब यहाँ पे यूनियन को बंद करते वक्त हमने यहाँ पर जे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर इंट मेन है, तो अगर मुझे इस जे वेरिएबल के अंदर सैलरी मेंबर को वैल्यू देनी है तो कैसे देंगे, जे डॉट सैलरी इज इक्वल टू 12.3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस सैलरी मेंबर के अंदर वैल्यू असाइन कर दी। अब एक चीज समझनी है आपको, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो, व्हेन जे डॉट वर्कर नंबर इज असाइंड अ वैल्यू। अभी तक मैंने सिर्फ सैलरी के अंदर वैल्यू डाली 12.3। जब मैं इस जे वेरिएबल के वर्कर नंबर मेंबर के अंदर वैल्यू डालूंगी उस टाइम पर क्या होगा, देखो, व्हेन जे डॉट वर्कर नंबर इज असाइंड अ वैल्यू, उस टाइम पर क्या होगा कि जे डॉट सैलरी विल नो लॉन्गर होल्ड 12.3। जो यहाँ पर जे डॉट सैलरी के अंदर 12.3 है, जब जे डॉट वर्कर नंबर के अंदर वैल्यू आ जाएगी तब सैलरी के अंदर वैल्यू नहीं आ पाएगी, बिकॉज एक टाइम पर हम जो मेमोरी है वो सिर्फ एक ही मेंबर को असाइन कर सकते हैं यूनियन के केस में। तो यहाँ पर जब वर्कर नंबर में वैल्यू होगी तो सैलरी में नहीं होगी, जब सैलरी में होगी तो वर्कर नंबर में नहीं हो सकती। अब यहाँ मैंने क्या किया कि वर्कर नंबर के अंदर मैंने यहाँ पर 100 असाइन कर दिया, मतलब जे डॉट वर्कर नंबर के अंदर 100 आ गया। अब यहाँ पर सिंपली प्रिंट एफ कर लिया, तो सैलरी की वैल्यू प्रिंट करिए यहाँ पर %.1f जे डॉट सैलरी, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स को प्रिंट करने के लिए जे डॉट वर्कर नंबर %d का यहाँ पर यूज किया, बिकॉज ये इन टाइप का है, ठीक है। इसके बाद रिटर्न 0 किया और बंद किया। अब देखो, आप आउटपुट में देखो एक चीज क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पर सैलरी मेंबर के अंदर 12.3 असाइन किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर सैलरी 0.0 आई, क्योंकि मैंने यहाँ पर बाद में वर्कर नंबर मेंबर के अंदर 100 असाइन कर दिया। तो जैसे इसके अंदर 100 आया तो यहाँ पर 0 हो गया, बिकॉज एक बारी में मेमोरी को आप एक ही मेंबर को असाइन करवा सकते हो यूनियन के केस में। तो यहाँ पर सैलरी में आ गया 0.0 और नंबर ऑफ वर्कर में आ गया 100। तो इस तरीके से आपने देखा कि यूनियन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मेमोरी को एलोकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को। तो एक टाइम पर मेमोरी सिर्फ एक ही मेंबर को दी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज के क्लास के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है डिफरेंस बिटवीन यूनियंस एंड स्ट्रक्चर्स। ये आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
बिकॉज यूनियंस और स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंस से ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से डिफरेंस होता है यूनियन और स्ट्रक्चर में। देखो यहाँ पर क्या है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर्स। हैश इंक्लूड stdio.h यूनियन यूनियन जॉब। तो यहाँ पे यूनियन जॉब नाम का एक यूनियन है जिसके अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है यूनियन को। यहाँ पे इसके मेंबर्स है, नेम कैरेक्टर टाइप का है, इसके बाद सैलरी फ्लोट टाइप की है, वर्कर नंबर इन टाइप का है, और यहाँ पे इसका एक वेरिएबल है यू जॉब, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट जॉब नाम का, इसके भी 3 मेंबर्स है, नेम, सैलरी एंड वर्कर नंबर, और यहाँ पे इसका वेरिएबल है एस जॉब, ठीक है। यहाँ पर यू जॉब वेरिएबल है, यहाँ पर एस जॉब वेरिएबल है। अब यहाँ पे इंट मेन के अंदर क्या है, प्रिंट एफ साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू परसेंटेज डी बाइट्स। तो यहाँ पर हम साइज निकाल रहे हैं यूनियन का और साइज निकाल रहे हैं स्ट्रक्चर का। आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के साइज को निकालने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से यूनियन के साइज को निकालने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं किसका, साइज ऑफ ऑपरेटर का। अब यहाँ हमने क्या किया, साइज ऑफ यूनियन लिखा, साइज ऑफ स्ट्रक्चर लिखा, परसेंटेज डी बाइट्स परसेंटेज डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज डी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो साइज आता है वो हमेशा इंट में ही आता है। तो यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर हमने यू जॉब वेरिएबल डाल दिया और साइज ऑफ के अंदर यहाँ पर एस जॉब वेरिएबल डाल दिया। आप जानते हैं इन दोनों वेरिएबल के अंदर ये सभी मेंबर्स तो होते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट के अंदर आप देखो क्या आंसर आया है। यहाँ पर आया है साइज ऑफ यूनियन 32 आया है एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर आया है 40 बाइट्स। तो यहाँ पर साइज ऑफ यूनियन है हमारा 32 बाइट्स एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज 40 बाइट्स। तो यहाँ पर ये कैसे आंसर आया पहले ये समझते हैं। तो इसके लिए मैं करती हूँ कलर को चेंज। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं स्ट्रक्चर का साइज। तो आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के साइज को इवेल्युएट करने के लिए हमें उसके सभी मेंबर्स के साइज को आपस में ऐड करना होता है। तो यहाँ पर जो नेम है ये है करेक्टर टाइप का एरे। तो यहाँ पर इसका साइज 32 है, मतलब यहाँ पर 32 करेक्टर टाइप के क्या है, वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो बाइट होती है वो होती है करेक्टर का साइज। तो यहाँ पर 32 के लिए हो गया 32 बाइट्स इसका साइज। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर है फ्लोट सैलरी। जो फ्लोट है वो होता है 4 बाइट का, तो यहाँ पर सैलरी को मिल गया 4 बाइट का साइज, ठीक है। इसके बाद लास्ट है वर्कर नंबर। वर्कर नंबर इन टाइप का है, तो यहाँ पर हो गया 2 बाइट्स। तो इस तरीके से हमने सभी मेंबर्स के साइज को निकाल लिया और स्ट्रक्चर एस जॉब के साइज को निकालने के लिए हमें इन सभी साइज को आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो 32 प्लस 4 और प्लस 2 कितना हो गया, 40 बाइट्स। क्लियर, ये हो गया 40 बाइट्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो साइज ऑफ स्ट्रक्चर है वो आया है 40। अब बात करते हैं साइज ऑफ यूनियन 32 क्यों आया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सब कुछ सेम है। जो नेम करेक्टर एरिया ये है 32 बाइट्स का, जो सैलरी है फ्लोट में ये है 4 बाइट्स की, और जो वर्कर नंबर है ये यहाँ पर है 2 बाइट्स का, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइज आया है वो आया है 32 बाइट्स। ऐसा क्यों, यहाँ पर 40 क्यों नहीं आया, इसका रीजन आपको देती हूँ, यहाँ पर समझो। देखो वाई दिस डिफरेंस इन द साइज ऑफ यूनियन एंड स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। समझो यहाँ पर हेयर द साइज ऑफ एस जॉब इज 40 बाइट्स, ठीक है। जो एस जॉब है उसका साइज आया 40 बाइट्स। क्यों आया, क्योंकि आपको बता दिया मैंने कि जो नेम आपका एरे है उसका साइज 32 बाइट्स है, सैलरी का साइज है 4 बाइट्स एंड वर्कर नंबर का साइज है 4 बाइट्स। सबको ऐड किया तो साइज आपका आ गया कितना, 40 बाइट्स। बट अगर यहाँ पर बात करें साइज ऑफ यू जॉब की, तो यहाँ पर साइज आया है 32 बाइट्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साइज ऑफ यूनियन क्या है, 32 बाइट्स आया है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इट इज बिकॉज द साइज ऑफ यूनियन वेरिएबल विल ऑलवेज बी द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट एलिमेंट। जो साइज होगा यूनियन वेरिएबल का वो हमेशा क्या होगा, सबसे बड़े वाले एलिमेंट का साइज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इन तीनों मेंबर्स में से सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है, नेम है, क्योंकि नेम का क्या है 32 बाइट्स है। बाकी का कितना है, 4 बाइट्स और 4 बाइट्स। तो मतलब इस 32 बाइट्स का जो साइज है वही साइज आपके यूनियन को एलोकेट होगा।
क्योंकि आपको बताया मैंने कि सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या होता है, यूनियन को अलग अलग मेंबर्स को मेमोरी असाइन करनी होती है। तो हम सबसे बड़े वाले एलिमेंट का साइज ही रखते हैं, यूनियन का साइज, ताकि बाद वाले मेंबर्स को भी इसके अंदर मेमोरी एलोकेट हो पाए। अगर मैं यहाँ पे 32 बाइट रखूंगी तो यहाँ पर सैलरी को 4 बाइट्स भी मिल सकती है और वर्कर नंबर को 4 बाइट्स भी मिल सकती है। लेकिन अगर मैं साइज कर दूंगी 4 बाइट्स तो यहाँ पे सैलरी तो हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, लेकिन नेम यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हमेशा यूनियन का साइज जो होता है वो क्या होता है, जो उसके लार्जेस्ट मेंबर या एलिमेंट का साइज होगा वही यूनियन का भी साइज होगा। तो in the above example, the size of its largest element name 32 is 32 bytes. तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, इसका साइज भी 32 bytes हो गया। With a union, all members share the same memory. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनियन के अंदर क्या होता है, सभी मेंबर्स एक सेम मेमोरी को ही शेयर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक बार आते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल पे। देखो यहाँ पे समझना, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से जब मैंने यहाँ पर सैलरी मेंबर के अंदर 12.3 डाला तो यहाँ पर यह इजीली असाइन हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने वर्कर नंबर वाले मेंबर के अंदर 100 असाइन किया तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो अब हट गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेम ही मेमोरी जो है वो आपकी एलोकेट होगी हर एक मेंबर्स के लिए। तो एक बारी में सिर्फ एक ही मेंबर को वैल्यू मिल सकती है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर बात करूं साइज ऑफ इस यूनियन की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जॉब नाम का आपका एक यूनियन है जिसका साइज क्या होगा, यहाँ पे जो सैलरी है ये फ्लोट टाइप की, तो मतलब ये है 4 बाइट्स की, और यहाँ पे जो वर्कर नंबर है ये आपका है 2 बाइट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे इस जॉब यूनियन का साइज क्या होगा, 4 बाइट्स, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट क्या है, 4 बाइट्स। ठीक है, ये इसका साइज हो गया। अब आप देखो 4 बाइट का साइज है इस यूनियन जॉब का। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सैलरी मेंबर के अंदर 12.3 डाला तो ये वाली वैल्यू हमें यूनियन में असाइन हो गई मेमोरी के अंदर। ठीक है, और सैलरी को चाहिए 4 बाइट्स, तो वो 4 बाइट्स उसने पूरी ले ली। ठीक है, अब जैसे ही मैंने वर्कर नंबर में डाल दिया 100, तो उस केस में क्या हुआ कि सैलरी के अंदर जो वैल्यू थी वो हट गई, और जो ये मेमोरी थी 4 बाइट्स की, अब ये वर्कर नंबर को असाइन कर दी गई और उसके अंदर 100 स्टोर हो गया। इस तरीके से काम करता है यूनियन। यहाँ पे क्या होता है, एक बारी में सिर्फ एक ही मेंबर के अंदर वैल्यू रह सकती है, बिकॉज सेम मेमोरी सभी मेंबर्स शेयर कर रहे होते हैं। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी यहाँ पर ही कि structures allocate enough space to store all the members, whereas unions can hold only one member value at a time. एक बारी में सिर्फ एक ही मेंबर की वैल्यू को होल्ड करा जा सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज अवेलेबल, आप वहां पे बता सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज की क्लास पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखो यहाँ पर व्हाट इज द साइज ऑफ अ सी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। देखो ऑप्शंस क्या है, सी स्ट्रक्चर इज ऑलवेज 128 बाइट्स, साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर इज द टोटल बाइट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, क्या स्ट्रक्चर का साइज हमेशा 128 बाइट्स होता है, या फिर जो साइज ऑफ स्ट्रक्चर है वो उसके सभी एलिमेंट्स के साइज का टोटल बाइट्स होता है, या फिर जो साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर है वो लार्जेस्ट एलिमेंट के साइज के इक्वल होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आई होप आज की क्लास के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हम डिक्लेयर करने के टाइम पर इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम इनिशियलाइज करने के टाइम पर डिक्लेयर नहीं कर सकते, या फिर ओनली इंटीजर मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे हम सिर्फ इंटीजर मेंबर को ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम डिक्लेयर करते टाइम पर इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्ट बुक इंट एस नंबर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि बुक नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक मेंबर है एस नंबर, यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 10 वैल्यू से, तो ये अलाउड नहीं है। डिक्लेरेशन के टाइम पे आप मेंबर के अंदर वैल्यू नहीं इनिशियलाइज कर सकते। क्लियर हो गया, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। यहाँ पे आउटपुट क्या होगा इस सी प्रोग्राम का, देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है शिप नाम का, इसके अंदर मेंबर्स है साइज और कलर। इसके बाद यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं बोट वन और बोट टू। अब यहाँ पर बोट वन डॉट साइज इज इक्वल टू 10 है और बोट टू इज इक्वल टू बोट वन है। इसके बाद यहाँ पर बोट टू में हमने बोट टू का साइज यहाँ पर प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पर क्या है, जो बोट वन है उसके साइज मेंबर के अंदर 10 आ गया, ठीक बात है। यहाँ हमने क्या किया, जो बोट टू है वो बोट वन के इक्वल है, तो बोट टू के साइज के अंदर क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू 0 आएगी, -1 आएगी, 10 या फिर कंपाइलर एरर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 आ जाएगी वैल्यू। क्यों, क्योंकि आप बोट टू इज इक्वल टू बोट वन कर सकते हैं, ये अलाउड है। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, yes it is allowed to assign one structure variables boat2 is equal to boat1। तो आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर बोट वन एंड बोट टू हैव डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, बट इनकी जो मेमोरी है वो अलग अलग होगी, ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यूज क्या हो गई, सेम हो गई। तो यहाँ पे बोट वन और बोट टू दोनों वेरिएबल्स के साइज मेंबर के अंदर 10 वैल्यू ही आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ द बिलो सी स्ट्रक्चर इन टर्बो सी। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है बुक्स नाम का जिसके अंदर दो आपके मेंबर्स हैं पेजेस और यहाँ पे एक एसटीआर है। अब इसके अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल है बी नाम का, आपको इसका साइज बताना है। अगर आपने आज की क्लास ली है डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पर साइज क्या होगा, और ये सब बाइट्स में आंसर, ठीक है, 5 बाइट्स होगा, 6 बाइट्स होगा, 7 बाइट्स या फिर 8 बाइट्स। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं इस लिंक के थ्रू, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो आप टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पे फाइल सेक्शन के अंदर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग की मैं पहली पीडीएफ डाल चुकी हूँ जो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक है। इसके बाद जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी पीडीएफ में कंबाइंड बना के डाल दूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे उस क्लास के अंदर पॉइंटर्स की, स्टोरेज क्लास की और प्री प्रोसेसर्स की, और उसके बाद सी प्रोग्रामिंग फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।